कैसे हैं आप सब। हम भारत लोक और अर्थव्यवस्था कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक ज्योग्राफी की किताब कर रहे थे हम, और इसके 3 चैप्टर हम पूरे कर चुके हैं। आज चौथा चैप्टर करेंगे शुरू। चौथे चैप्टर का नाम है मानव बस्तियाँ। बेसिकली हम इसमें मानव बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 चैप्टर पूरा कर चुके हैं और चौथा चैप्टर हम शुरू करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करते जाएंगे, देखते हैं कितनी वीडियो में कंप्लीट होता है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करें। देखो, मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं। मानव बस्ती की डेफिनेशन बेसिकली इसमें बताता है कि मानव बस्ती का अर्थ क्या होता है। भैया किसी भी प्रकार और आकार का घरों का संकुल, मतलब घरों का संकुल या घरों का समूह कह लो, जहाँ पर लोग रहते हैं, वो मानव बस्ती कहलाती है, ठीक है। जो इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के समूहन और उसके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित होता है। तो बेसिकली बस्तियों की बात करता है कि बस्तियाँ होती क्या हैं। एक संकुल, एक समूह जहाँ पर अनेक घर हैं, छोटे छोटे घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, वो बस्तियाँ कहलाएंगी। बड़े बड़े घर हैं तो नगरीय बस्ती है, छोटे छोटे घर हैं तो ग्रामीण बस्ती है, ठीक है। हम नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्तियों की भी आगे डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। देखो, बस्तियाँ आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। मतलब बस्तियाँ आकार और प्रकार में भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं। प्रकारों के आधार पर बात करें तो अलग अलग प्रकार की होती हैं। ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है, और साथ ही बदल जाते हैं उसके पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी। देखो, अगर आकार बस्तियों का बदलेगा तो उसके आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक अभिलक्षण बदलेंगे। बड़ी बस्तियां हैं तो वो नगर के अंतर्गत आएंगी, तो उसके आर्थिक क्रियाएँ बदलेगी। सेवा क्षेत्र उसमें ज़्यादा होगा। अगर प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा है तो वो ग्रामीण बस्ती है। सामाजिक संरचना उसकी बदलती है, और पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी, ये सब कुछ बदलाव आता है बस्तियों के आकार के आधार पर, ठीक है। ये सब कुछ आगे इस डिटेल में अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। बस्तियाँ छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित भी होती हैं। कुछ बस्तियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर घर बहुत ज़्यादा पास पास कंजेस्टेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। कुछ बस्तियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर घर दूर दूर होते हैं। तो ये भी बस्तियों के वर्गीकरण का आधार एक बन जाता है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। देखो, विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियाँ, विरल रूप यानी दूर दूर जहाँ पे घर होते हैं, तो विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियाँ जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं, जैसे गांव कहलाती हैं। देखो, गांव की डेफिनेशन इसमें कहता है कि गांव क्या होता है। गांव एक बस्ती है जहाँ पे छोटे छोटे घर हैं जो अमूमन एक दूसरे से दूर हैं। ये जो गांव है, ये प्राथमिक क्षेत्र में एक विशिष्टता प्राप्त कर लेता है, जहाँ पर प्राथमिक क्रियाएं जैसे कृषि हो गया, ये बड़े स्केल पे होती हैं, ठीक है। तो एक बस्ती जहाँ पर जो विरल रूप से अवस्थित है और प्राथमिक क्रियाएं वहाँ पर अच्छी खासी होती हैं, तो वो गांव का रूप ले लेती हैं, ठीक है। दूसरी ओर कम किंतु बड़े अधिवास द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं, उन्हें नगरीय बस्तियाँ कहते हैं। नगरीय बस्तियाँ कहाँ होती हैं? जहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर थोड़े बड़े घर पाए जाएंगे, तो वो नगरीय बस्ती हो जाएंगी। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के आधारभूत अंतर निम्नलिखित है। अब देखो, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर बताए गए, ठीक है। 2-3 पैराग्राफ है, इसको हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में जो अंतर है उसकी बात करता है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, आगे काम भी आते हैं ये, कई बार आंसर राइटिंग में भी काम आ जाते हैं ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ, ठीक है। देखो, ग्रामीण बस्तियाँ अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक अवस्थाओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक क्रियाओं से करती हैं, जबकि नगरीय बस्तियाँ एक और कच्चे माल से के प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती है। देखो, इसमें क्रियाकलापों की बात की गई है, आर्थिक क्रियाकलापों की बात की गई है। जो ग्रामीण बस्ती होती है ना, वो मेजरली क्या प्राथमिक क्रियाकलापों पर फोकस करती है, जैसे कृषि और खनन गतिविधियाँ। जबकि जो नगरीय बस्ती होती हैं वो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में आती हैं, जैसे सेवा क्षेत्र होता है ना, सेवा क्षेत्र में आएंगी या विनिर्माण क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करती हैं। तो ये क्रियाकलाप के आधार पर भी इसमें एक अंतर विद्यमान होता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की ये बात करता है कि नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं, न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने पृष्ठभूमि की ग्रामीण बस्तियों को भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं।
नगर और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रक्रियात्मक संबंध परिवहन और संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित होता है। देखो जो नगर होता है ना वो एक आर्थिक वृद्धि यानी विकास के नोड के रूप में कार्य करता है। देखो अगर कोई भी देश है वहाँ पर नगर जितने ज़्यादा होंगे ना उस देश का विकास उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि नगर में वो सब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो हमें गांव में नहीं मिलती। देखो एक नगर है अगर वो विकसित होता है अपने आप में तो आसपास के क्षेत्र में उसमें जो गाँव लग रहे हैं ना उसके साथ वो उस पर डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि लोग वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, उनको रोज़गार मिलता है, वहाँ पर क्रियाकलापों में वृद्धि होती है। तो यही बात की गई कि नगर एक विकास के नोड के रूप में कार्य करता है। अगर नगरीय क्षेत्र में वृद्धि होगी तो आसपास के गाँव में अपने आप ही वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जो तीसरा इसमें अंतर की बात करता है वो कहता है कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ सामाजिक संबंधों, अभिवृद्धि और दृष्टिकोण की दृष्टि से भी भिन्न होती हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्र का जीवन जो होता है वो जटिल और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में ना सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना अपने काम की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, अपने रोज़गार में लगे रहते हैं, तो उनको इतना समय नहीं मिल पाता कि वो सामाजिक संबंध बना सकें। लेकिन जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वहाँ पे लोग जो होते हैं ना वो प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं और वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि, जैसे कोई परिवार कृषि कर रहा है तो कृषि घर ही घर में हो जाती है, उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता और इस प्रकार से उनको सामाजिक संबंध बनाने का भी टाइम मिल जाता है। तो कहता है कि ग्रामीण बस्तियाँ वहाँ पर सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं, जबकि जो नगरीय बस्ती होती हैं वहाँ पर सामाजिक संबंध भी औपचारिक होते हैं। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं। देखो आगे ये ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताएगा। ठीक है, तो इसका हम अध्ययन करते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। देखो बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास की दूरी द्वारा निर्धारित होते हैं कि वहाँ पर क्षेत्र का विस्तार कितना है और वहाँ के घरों के बीच में दूरियाँ कितनी है। ठीक है, भारत के कुछ सौ घरों से युक्त सहंत अथवा गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदान में एक सर्वात्रिक लक्षण है। फिर भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती है। देखो जो भारत का जो उत्तरी भारत है ना वहाँ पर जो बस्ती है ना वहाँ पर ज़्यादातर गुच्छित गांव अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है हर पूरे भारत में गुच्छित गांव पाए जाते हैं। भारत में हर एक प्रकार की बस्तियाँ हैं जिसका हम वर्गीकरण आगे करते हैं। ठीक है, देखो ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी हैं। इसके अंतर्गत भौतिक लक्षण यानी भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता इत्यादि आएंगे। दूसरे सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक हो जाते हैं जिसमें सामाजिक संरचना, जाति, धर्म इत्यादि आ जाते हैं। फिर तीसरे सुरक्षा संबंधी कारण हो जाते हैं जिसमें चोरियां, डकैतियों से सुरक्षा। वृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकार में बांटा। देखो ये तो 3 कारक बताए गए हैं जिसके आधार पर जो ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अगर वृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में बांटा गया। देखो भारत की ग्रामीण बस्तियों को अब किन प्रकारों में बांटा गया वो देखेंगे। ऊपर तो हमने आधार देखे थे, इन आधारों पे बांट सकते हैं। अब नीचे हम देखेंगे कि भारत में ग्रामीण बस्ती है ना उसको मुख्य तौर पे 4 भागों में बांटा गया। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? ठीक है, देखो इसमें कहता है कि पहला आता है गुच्छित और संकुलित या आकेंद्रित बस्तियाँ, दूसरा अर्धगुच्छित और विखंडित बस्तियाँ, तीसरा पल्लीकृत और चौथा प्रक्षिप्त और एकाकी बस्तियाँ। इन सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला आता है कि गुच्छित बस्तियाँ किसे कहते हैं। गुच्छित यानी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। ठीक है, गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक सहंत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेत, खलिहान, चारागाह से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप एवं ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं जैसे कि आयताकार, अरीय, रेखिक इत्यादि। देखो ये क्या कहते हैं कि जो गुच्छित ग्रामीण, गुच्छित का मतलब क्या होता है? गुच्छित यानी एक जगह पर संकुलित हो, एक जगह पर समूहित हो, एक जगह पर गुच्छा सा बन जाता है, ऐसी बस्तियों की बात करते हैं। इसमें जो रहन सहन का क्षेत्र होता है ना वो स्पष्ट होता है कि हाँ यहाँ पर लोग रह रहे हैं। जो घर होते हैं ना वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, तो हमें पता लग जाता है यहाँ पर लोग रह रहे हैं और उसके चारों ओर खेत, खलिहान, चारागाह इत्यादि होते हैं। तो ये एक संकुलित क्षेत्र का निर्माण होता है। या इसके अंदर गलियों का अलग अलग प्रारूप होता है, जैसे आयतकार हो गया, अरीय, रेखिक, ज्यामितीय, उस आधार पर भी इसको गुच्छित बस्तियों को भी अलग अलग प्रकारों में बांट लिया जाता है। ठीक है, ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ के मैदानों,
उत्तर पूर्व राज्यों में पाई जाती है। देखो ये क्षेत्र की बात कर रहा है, जो उपजाऊ जालोड़ के मैदान है ना, वहाँ पर गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पर भी अधिकतर गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती हैं। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से भी गाँव में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत का इलाका हो गया। ठीक है, देखो ये उत्तरी पूर्वी राज्यों में गुच्छित बस्तियों का एक चित्र भी दे रखा है। देखो कई बार सुरक्षा कारणों से भी क्या कहते हैं, लोग गुच्छित बस्तियों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे मध्य भारत का इलाका हो गया, बुंदेलखंड प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ पर क्या है कि सुरक्षा कारणों से या फिर कहीं पर जल अधिक उपलब्ध है, इस कारण से गुच्छित बस्तियों का निर्माण होता है। राजस्थान में जल के अभाव के उपलब्ध में जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने से सहंत बस्तियों का अनिवार्य बना दिया है। देखो कहीं पर जल संसाधन बहुत कम है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे जल पाया जा रहा है, तो वहाँ पर घर ज़्यादा आ जाएंगे बकौल दूसरे क्षेत्रों के, तो वहाँ पर भी गुच्छित बस्तियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अर्धगुच्छित बस्तियाँ, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। ये अर्धगुच्छित नाम से स्पष्ट है, गुच्छित होती हैं लेकिन गुच्छित से थोड़ी कम होंगी तो अर्धगुच्छित हो जाएंगी। ठीक है, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स यानी अर्धगुच्छित बस्तियाँ। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियाँ प्रक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। देखो एक प्रक्षिप्त बस्ती होती है, प्रक्षिप्त का मतलब आप विकिरण बस्तियाँ ले लो, यानी ये अलग अलग से होंगे, मतलब घर दूर दूर होते हैं प्रक्षिप्त बस्तियों में। प्रक्षिप्त बस्तियाँ जो होती है ना, वो अगर किसी एक क्षेत्र में गुच्छित हैं, फिर प्रक्षिप्त हैं, फिर गुच्छित हैं, फिर प्रक्षिप्त हैं, तो उसे अर्धगुच्छित बस्तियाँ कह देंगे। ठीक है अपने, यानी ये कहते हैं ना अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियाँ प्रक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप जो है वो किसी बड़े सहंत गाँव से सपृथकन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप होता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ या गाँव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं, और ऐसी स्थितियों में आमतौर पर जमींदार या अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गाँव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य प्राप्त कर लेते हैं। जो समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्यों से संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं, और ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान, राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। देखो कई बार क्या होता है कि एक गांव है, उस गांव में लोग रहते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा समाज बनता है जो या तो अपनी इच्छा से या बलपूर्वक उस गांव से अलग कहीं पर अपना आवास बना लेते हैं, वहाँ पर घर बना लेते हैं। तो वो जो मेन बस्ती है ना, वहाँ से अलग एक गुच्छित रूप में एक छोटी बस्ती का निर्माण होता है। तो इस प्रारूप को हम अर्धगुच्छित बस्तियाँ कहते हैं। ठीक है, तो यही कहा गया कि जब प्रक्षिप्त बस्ती होती है वो किसी एक स्थान पे, किसी विशेष स्थान पर अगर गुच्छित हो जाती है तो उसे अर्धगुच्छित बस्तियाँ कह देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है पल्ली बस्तियाँ, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैमलेटेड सेटलमेंट्स। ठीक है, अब पल्ली बस्तियाँ क्या होती हैं, देखो कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंट जाती है, किंतु उन सब का नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडीभवन प्राय सामाजिक और मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है, और ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़, हिमालय, निचली घाटियों में बहुत अच्छे पाए जाते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि बस्ती जो होती है ना, वो भौतिक रूप से जो होती है ना वो अनेक इकाइयों में बंट जाती है, लेकिन उनका नाम एक रहता है। देख बस्ती अलग अलग कुछ उस दूरियों पे बट जाएगी, लेकिन पूरे जो गांव का नाम एक रहता है। और ये जो अलग अलग दूरी पर बसे हुए गांव है ना, इसको हम पन्ना, पाड़ा, ढाणी, नगला इत्यादि सबसे हम बुलाते हैं। ठीक है, तो ऐसी बस्तियाँ जो होती हैं ना वो पल्ली बस्तियाँ कहलाती हैं। ठीक है, और ये बट जाते हैं। ये क्यों बढ़ जाते हैं? विशाल जो गांव होते हैं ना, इनके बंटने का कोई सामाजिक कारण भी हो सकता है, मानव जातीय कारण भी हो सकता है। विभिन्न कारणों से ये गांव एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन पूरे गांव का नाम एक रहता है, तो उसे पल्ली बस्तियाँ कहते हैं। और ऐसे गांव कहाँ पाए जाते हैं? मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़, हिमालय, निचली घाटी इत्यादि में बहुत ऐसे गाँव हमें मिलते हैं। ये क्षेत्र आप ध्यान से याद कर लिए कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है प्रक्षिप्त बस्तियाँ यानी डिस्प्रेस्ड सेटलमेंट्स। अब प्रक्षिप्त बस्तियाँ क्या होती हैं? देखो भारत में प्रक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों के ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई देता है। तो प्रक्षिप्त का मतलब बिखरा हुआ होता है, एक दूसरे से दूर दूर घर होते हैं ना जहाँ पे, उसे हम प्रक्षिप्त बस्तियाँ कहते हैं। प्रक्षिप्त बस्ती का चरम विक्षेपण प्राय भूभाग
और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल अनेक भागों में ये बस्तियां पाई जाती हैं। देखो प्रक्षिप्त बस्तियां, ये चित्र देखो आप, यहाँ पर घर देखो, एक दूसरे से दूर दूर है ना। जब एक दूसरे से दूर दूर घर होते हैं और ऐसी बस्तियों को हम प्रक्षिप्त बस्तियां कहेंगे। दूर दूर घर क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार भौतिक कारक होते हैं, वो पास पास घर बनाने नहीं देते। जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, वहाँ पर घर एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो वो प्रक्षिप्त बस्ती का उदाहरण होता है, ठीक है। तो यही बात की गई है। ये हमने 4 ग्रामीण बस्तियों के वर्गीकरण देखा था। हमने गुच्छित बस्तियाँ देखी, अर्धगुच्छित बस्तियाँ देखी, ठीक है। फिर हमने प्रक्षिप्त बस्तियाँ देखी और हमने पल्लीकृत बस्तियाँ देखी, ठीक है। ये 4 प्रकार का ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखो आगे ये बात करता है नगरीय बस्तियों की, ठीक है। देखो नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ते हैं। देखो ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियाँ सामान्यतः संयुक्त और विशाल आकार की होती हैं। ग्रामीण बस्तियाँ जो थी वो छोटे आकार की थी, संकुलित थी। जो नगरीय बस्तियाँ होती हैं वो भी छोटे आकार में संकुलित तो होती हैं, लेकिन ये ग्रामीण बस्तियों से थोड़ी विशाल आकार की होती है, ठीक है। ये बस्तियाँ अनेक प्रकार के अकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय कार्यों में संलग्न होती है। अकृषि कार्य यानी कृषि से इतर कार्य हो गए। फिर आर्थिक कार्य जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में आते हैं। प्रशासकीय कार्य में ये जो होती है नगरीय बस्तियाँ विशेषीकृत भूमिका निभाती हैं। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है कि नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों में प्रक्रियात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। देखिए जो नगर के चारों ओर का क्षेत्र है, यानी नगर के चारों ओर जो गांव होते हैं ना, वो नगर पे डिपेंड करते हैं। जैसे किसान हो गए, किसान अपनी फसलों और सब्जियों को कहाँ बेचते हैं? वो नगरों में बेचते हैं, जहाँ पर मंडियाँ विद्यमान होती है। तो एक नगर का विकास होता है तो आसपास के गाँवों का विकास अपने आप हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि नगर जो होता है ना, वो आर्थिक विकास के नोड के रूप में कार्य करता है। अतः वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय में कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। अतः वस्तु और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रकार नगर गांवों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़ा हुआ होता है और परस्पर गांव आपस में जुड़े होते हैं। वही बात की गई है कि जो गांव होता है ना, उनको जोड़ने का काम नगर करता है। विभिन्न गांव एक नगर के थ्रू जुड़े होते हैं, जहाँ पर वो जो गांव के लोग होते हैं वो अपना सामान वगैरह जो बेचने कहाँ जाते हैं, मेनली नगर में ही जाते हैं, ठीक है। तो एक जो नगर होता है ना, वो नोड यानी ग्रंथि यानी गांठ। जो एक नगर होता है ना, वो विभिन्न गाँवों के लिए गांठ का कार्य करता है। ये बात इसमें कही गई है, ठीक है। आगे देखते हैं अपने भारत में नगरों का विकास। देखो भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिक हासिक काल से हुआ है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक आवधिक उतार चढ़ावों से भरा रहा। विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो जो भारत में नगर है ना, वो प्राचीन काल से विद्यमान रहे। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात कर ली जाए, ये प्राचीन नगर के उदाहरण हो जाएंगे। फिर मध्यकालीन नगर जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, ये मध्यकालीन नगर हो जाते हैं। फिर आधुनिक नगर हो जाते हैं जो आज विद्यमान है, जैसे मुंबई, कोलकाता, है ना। तो इन सब का बारे में हम ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए प्राचीन नगर, भारत में 2000 से अधिक वर्षों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं जो 2000 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। जैसे वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, मदुरई हो गया, ये सब प्राचीन नगर के उदाहरण हो गए। अगर हम मध्यकालीन नगरों की बात करें तो लगभग ऐसे 100 नगर हैं भारत में जो मध्यकालीन नगर कहे जा सकते हैं। इनमें से अधिकांश का जो विकास है वो रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ है। ये किला नगर भी कहे जाते हैं, जिनका जो निर्माण हुआ है वो प्राचीन खंडरों के ऊपर हुआ है। जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर इत्यादि मध्यकालीन नगर के उदाहरण हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे आधुनिक नगरों की। अंग्रेजों व अन्य यूरोपीय थे वो भारत में आए और उन्होंने नगरों का विकास किया, तो वो आधुनिक नगर कहलाए। जैसे तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पत्तनों का निर्माण किया, आधुनिक नगर कहलाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य नोडों जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका
अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया और अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया और उनमें सिविल, प्रशासनिक और अन्य क्षेत्रों को जोड़ा। देखो, जब अंग्रेज भारत आए थे ना, तो उन्होंने अपनी पकड़ जमाने के लिए 3 नोडों का विकास किया। दिल्ली तो मध्यकालीन नगर का उदाहरण हो गया, आप कलकत्ता और मुंबई ले लीजिए, ठीक है। इनका विकास किया ताकि विभिन्न क्षेत्रों में वो अपनी पकड़ बना सके। फिर उन्होंने कई विश्राम स्थल भी बनाए थे, जैसे जो अंग्रेज जो थे ना, वो शीतोष्ण कटिबंध से आए थे। हमारा भारत कहाँ पड़ता है? उपोष्ण और उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो उसने भारत के उपोष्ण कटिबंधों में भी कुछ ऐसे नगरों का निर्माण किया जहाँ वो विश्राम स्थल के रूप में रहते थे, जिसे हम पर्वतीय नगर भी कह सकते हैं। जैसे आप धर्मशाला को ले लीजिए, ये एक अंग्रेजों का विश्राम स्थल था। ये भी एक आधुनिक नगर का उदाहरण है, ठीक है। फिर 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ, जैसे जमशेदपुर इसका उदाहरण है। यहाँ पर मेनली जो है ना, उद्योगों पर फोकस किया गया। ये भी आधुनिक नगर की श्रेणी में आ जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे कि चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि और औद्योगिक केंद्रों जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुए। कई नगर प्रशासनिक नगर हो गए, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर की बात कर रहे हैं, और कई औद्योगिक नगर हो गए, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी इत्यादि की ये बात कर रहे हैं। इन सब नगरों को आप मैप में एक बार लोकेशन देख लीजिएगा, कई बार इसका पूछ लिया जाता है, ठीक है। कई बार एक साइड राज्यों का नाम दे देगा, एक साइड ये नगरों का नाम दे देगा, मिलान पूछ लेता है। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम। क्योंकि एक नगर जब महानगर बन जाता है ना, तो उसके चारों ओर के जो गांव हैं वो नगर बन जाते हैं। वो भी एक नगर जब विकसित होता है तो अपने चारों ओर के गांवों को विकसित करता ही करता है, वही बात की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ, ठीक है। देखो, हम भारत में नगरीकरण की बात करते हैं। नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है, ठीक है। देखो, किसी देश का नगरीकरण कितना है, आपने क्या देखेंगे, उस देश की कुल जनसंख्या में से हमें प्रतिशत निकाल लेंगे नगरीय जनसंख्या का। जहाँ पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जितना ज़्यादा है, वहाँ उस देश का नगरीकरण उतना ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये नगरीकरण की बात करता है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर जो था ना, वो 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। यानी भारत में 31.16% लोग ही नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। विकसित देशों की तुलना में ये काफ़ी कम है। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। नगरीय केंद्रों के विवर्धन और नए नगरों के आविर्भाव ने देश में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई है, किंतु नगरीकरण की वृद्धि पिछले 2 दशकों में धीमी भी हुई है। देखो, हाँ, नगरीकरण भारत में बढ़ तो रहा है, लेकिन जो नगरीकरण की वृद्धि दर है ना, वो पिछले 2 दशकों में धीमी हो गई है थोड़ी सी, ठीक है। इसके बारे में आगे भी चर्चा की जाएगी। देखो, अब आगे ये क्या कहता है कि जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे कि नगरों को जनसंख्या आकार के आधार पर किस प्रकार से बांटा जाता है, ठीक है। देखो, भारत की जनगणना जो है ना, नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत करती है। वो 6 वर्गों से आगे सारणी दे रखी है, मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो भारत की जो जनगणना है ना, 2011 में जो जनगणना हुई थी, वो भारतीय नगरों को 6 वर्गों में बांटती है। अब 6 वर्ग कौन कौन से हैं, देखो। 1 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर। दूसरा, 50,000 से 99,999 की जनसंख्या। और फिर 20,000 से 49,999। फिर चौथे हो गए 10,000 से 19,999, पाँचवें 5,000 से 9,999 और छठे हो गए 5,000 से कम। तो ये जनसंख्या के आकार के आधार पर भारत की जो 2011 की जनगणना हुई थी ना, वो नगरों का वर्गीकरण करती है, ये बात करता है, ठीक है। इसमें देखो, 1 लाख से अधिक जो नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को नगर अथवा प्राथमिक वर्ग नगर कहा जाता है। ये कुछ डेफिनेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। जहाँ पर 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले लोग रहते हैं ना, मतलब 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या हो, तो उस नगरीय केंद्र को नगर अथवा प्राथमिक वर्ग का नगर कहेंगे। दूसरा, अगर 10 लाख से 50 लाख के बीच की जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है, तो उसे महानगर कहेंगे, ठीक है। और 50 लाख से अधिक
जनसंख्या अगर नगरीय क्षेत्र में रहती है तो उसे मेगा नगर कहते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा नगर, महानगर और मेगा नगर की परिभाषा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल है। नगरीय संकुल देखो क्या होता है, नगरीय संकुल यानी अनेक सारे नगरों और महानगरों का एक जगह समूहन हो जाता है तो उसे नगरीय संकुल कह देंगे। ठीक है, एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजकों में से किसी एक का समावेश होता है। जैसे एक नगर अथवा उसका संलग्न नगरीय बहिर्बद, बहिर्बद यानी आउट ग्रोथ हो गया। एक नगर का जो आउट ग्रोथ होता है ना, बाहर के क्षेत्र में विस्तार होता है, वो उसका बहिर्बद होता है। ठीक है, एक नगर और उसका संलग्न नगरीय बहिर्बद हो गया। फिर बहिर्बद के सहित अथवा रहित 2 अथवा अधिक संस्पर्शी नगर हो गए, और एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्बद से युक्त संस्पर्शी प्रसार नगर का निर्माण हो गया। तो ये कुछ संकुलनों की बात की गई है जो नगरीय संकुलन में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, तालिका 4.2 स्पष्ट करती है कि भारत में 60% जो नगरीय जनसंख्या है ना वो प्रथम वर्ग में रहते हैं। हम तालिका पे आते हैं 4.2 पे, पहले हम ये थ्योरी कर लेते हैं। देखिए, भारत की जो 60% नगरीय जनसंख्या है ना वो प्राथमिक वर्ग के नगर में रहती है। प्राथमिक वर्ग के नगर कौन से होते हैं? जिसकी जनसंख्या 1 लाख और उससे अधिक है। ठीक है, तो 60% भारत की जो जनसंख्या है वो प्राथमिक वर्ग के नगर में रहती है। इन 468 नगरों में से 53 नगरीय संकुल महानगर हैं। इन भारत में जो प्राथमिक नगर है ना वो 468 के आसपास है, और इनमें से जो 53 जो है ना वो नगरीय संकुल है ना, यानी विभिन्न नगरों का समूहन हो गया है। ठीक है, और इसमें से 6 मेगा नगर है, यानी जो नगरीय संकुल है ना इसमें से 6 इन नगरों को मिला के जो नगरीय संकुल बनना है, इन नगरीय संकुलों को मेगा नगर कब कहा जाएगा? इनको मेगा नगर तब कहा जाएगा जब इनकी जो जनसंख्या होगी ना, एक मेगा नगर की जनसंख्या क्या होती है? 50 लाख से अधिक हो जाती है। तो जब इनकी नगरीय संकुलों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो जाती है ना तो उसको मेगा नगर कह देंगे। और ऐसे 6 मेगा नगर है भारत में। ठीक है, जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, और पाँचवें भाग से अधिक नगरीय जनसंख्या इन मेगा नगरों में रहती है। देखो, भारत की जो जनसंख्या है ना उसके जो 5वें भाग से अधिक जनसंख्या है ना इन मेगा नगरों में रहती है। ठीक है, तो वो 60% जनसंख्या प्राथमिक वर्ग के नगरों में रहती है, और जो नगरीय संकुल जो है ना 468 नगरों में से 53 नगरीय संकुल है, और उसमें से 6 मेगा नगर है। और 6 मेगा नगर है, 6 मेगा नगर वो हो गए जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होगी। और भारत में है ना जो नगरीय जनसंख्या है वो इन मेगा नगरों में रहती है 21%, यानी 21% से अधिक जनसंख्या इन मेगा नगरों में रहती है। ठीक है, यानी 21% किसकी बात कर रहे हैं? भारत की कुल जनसंख्या की बात नहीं कर रहा। ये जो 60% जनसंख्या नगरों में रहती है ना उसका 21% जो है ना वो इन 6 मेगा नगरों में रहती है। ठीक है, इनमें से 1,84,00,000 लोगों के साथ वृहत मुंबई जो है ना सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। फिर इसके बाद दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद इत्यादि का स्थान आता है। ठीक है, ये तो हो गया जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे कि नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण, यानी कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, देखो, अपनी केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहरों और नगर विशेषीकृत सेवाओं का निष्पादन करते हैं। कुछ शहरों और नगरों में कुछ निश्चित प्रकार के प्रकारों में विशेषता प्राप्त होती है, और उनमें से कुछ क्रियाओं, उत्पादनों और सेवाओं के लिए वो जाना जाता है। फिर भी प्रत्येक शहर अनेक प्रकार करता है। देखो, एक जो शहर या नगर होता है ना उसमें अनेक प्रकार के प्रकार किए जाते हैं, विशेष रूप से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों से संबंधित। फिर भी कोई शहर होता है ना किसी विशेष कार्य में एक नाम अर्जित कर लेता है और उस हिसाब से वो जाना जाता है, उसी की बात करेगा, और उस आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाएगा। प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। वो प्रकार कौन कौन से उसके बारे में अब हम देखते हैं। ठीक है, एक हो गया प्रशासन शहर और नगर। प्रशासन शहर और नगर कौन सा होता है? जहाँ पर प्रशासकीय कार्य होंगे। इसके उदाहरण में आ जाते हैं चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई। ये सब प्रशासनिक नगरों के उदाहरण हो गए। फिर औद्योगिक नगर की बात आती है। औद्योगिक नगर में औद्योगिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि हो जाते हैं। परिवहन नगर जो परिवहन के क्षेत्र में ख्याति अर्जित कर लेते हैं, जैसे जो हमारे बंदरगाह वाले नगर हो गए, जिसमें कांडला, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि आ जाते हैं। और आंतरिक नगरों की बात करें, आंतरिक परिवहन की बात करें तो धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी इत्यादि शहर आ जाते हैं। ठीक है,
अगर वाणिज्यिक नगरों की बात करें, जो वाणिज्यिक क्रियाओं में एक ख्याति अर्जित कर लेते हैं, इसमें कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि नगर आ जाएंगे। फिर खनन नगरों की बात करें, इसमें रानीगंज, जरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, जहाँ पर कोयला खनन, लोहा खनन और पेट्रोलियम खनन इत्यादि आता है, तो ये खनन नगर हो जाएंगे। ठीक है। गैरीसन नगर कौन सा होता है, जो जहाँ पर जो छावनी का इलाका होता है, जहाँ पर फौजियों की छावनी वगैरह होती है, वो गैरीसन नगर होते हैं। जैसे अम्बाला, जालंधर, महू, बीबना, उधमपुर इत्यादि हो जाते हैं। ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, ये आप याद किया कीजिए, क्योंकि कई बार अप्लाइड क्वेश्चन आ जाता है, ये नगरों के नाम देगा और आगे नगरों के प्रकार दे देगा, तो मिलान कई बार पूछ लेता है। ठीक है। आगे हम देखें, ये आप सारणी देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नगरों की जनसंख्या के बारे में दिया गया है। ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर हो गए। ठीक है, जिसमें वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये सब आ जाते हैं। फिर शैक्षिक नगरों की बात करें तो रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, कोटा, ये सब आ जाएंगे। ठीक है। अगर पर्यटन नगरों की बात करें तो नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उडगमंडलम, जिसे हम ऊटी भी कहते हैं, माउंट आबू, कुछ पर्यटन गंतव्य आ जाते हैं। तो ये प्रकारों के आधार पर जो होता है ना, नगरों का वर्गीकरण आ जाता है। ठीक है। अब देखो, जो विशेषीकृत नगर हैं, नगर भी महानगर बनने पर बहुप्रक्रियात्मक बन जाते हैं, जिसमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकार्य इतने अंतर्ग्रहित हो जाते हैं कि नगरों का किसी विशेष प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ये नगर जो होता है ना, किसी विशेष भूमिका के लिए पहचाना जाता है। जब ये महानगर बन जाएंगे ना, तो उसमें सारी क्रियाएँ होने लग जाएंगी, तो इनका जो विशेष भूमिका है ना, ये इतनी वो महत्व की नहीं रह जाती, क्योंकि एक नगर विभिन्न भूमिकाएँ अदा कर लेता है। ठीक है, वही बात की गई है। अब हम देखो, आगे हम देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? देखो, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है, जो आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान कर सके। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट संसाधनों को लागू करना, जिससे कि क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं और कम जोखिम वाले क्षेत्रों में बनाया जा सके। साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, और इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है कि जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। देखो, स्मार्ट सिटी क्या होती है? जहाँ पर स्मार्ट क्रियाकलाप ज़्यादा होंगे, जहाँ पर संसाधनों का उचित उपयोग होगा, जो उस नगर का विकास ऐसे होगा जो पर्यावरण को हानि नहीं देगा, उस नगर के सभी तबकों का सभी समान रूप से विकास होगा। वो नगर एक ऐसा नगर होगा जिस नगर के विकास से आसपास के नगरों का भी विकास होगा। ठीक है। और वहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी सबसे कम होगा। ठीक है। तो ये इस सब को, सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए किसी नगर का विकास किया जाता है। अगर स्मार्ट तरीके से किया जाता है तो वो स्मार्ट नगर हो जाता है। बस इसी के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर था, पूरा हो गया है। इसके बाद हम 5th चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। टेक केयर।